देखिए, कल आपका जूरिस्प्रूडेंस में शुरू किया गया था ला की परिभाषा, और लिखवाया गया था और परिभाषाओं को समझाना है। यानी कि जो आपका कल शुरू किया गया था, आपका माने अब जूरिस्प्रूडेंस आपका लीगल तौर पे शुरू हो रहा है। अभी तक तो आपका पंचौरा ही चल रहा था, यानी कि इधर से उधर आपका छांट छांट के लिखवाया जा रहा था। लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस अब क्लास जो शुरू हो रहा है, आपका आज से शुरू हो रहा है। यानी कि एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं, उसको आज से आपका शुरू किया जाए। आइए सबसे पहले देखते हैं हम ला की परिभाषा। उसके बाद आपको पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र की परिभाषा। तो ला के बारे में किस विद्वान ने आपका क्या कथन किया है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, कोटेशन। सबसे पहले ला शब्द को देखा जाए, लिखवाया भी गया है ये आपका कि जो ला शब्द है, यानी कि जो विधि शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वह ट्यूटोनिक धातु लैग से होती है। अब लैग का मतलब क्या हुआ? तो लैग का मतलब हुआ एक ऐसी माने एक वस्तु जो एक सार हो। एक सार हो का मतलब ये हुआ कि एक जगह कंसोलिडेट हो। कंसोलिडेट का मतलब ये हुआ कि एक जगह एकत्र की गई हो। एकत्र मतलब ये हुआ कि एक जगह उसे बांधा गया हो। यानी कि कोई वस्तु जिसे एक जगह बांधा गया हो, उसी को शाब्दिक अर्थ में हम ला कहते हैं। अब बांधने का काम कई तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि सामान को एक जगह एकत्रित किया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जैसे लकड़ियों को एकत्रित करके एक जगह बांध दिया जाए, तो वह तो ला हम कहेंगे नहीं। यानी कि शाब्दिक अर्थ पर न जाकर इसका भावार्थ निकालना है। यानी कि इसका सेंस निकालना है कि इसका सेंस क्या हुआ। जैसे शाब्दिक अर्थ एक दो और हम उदाहरण बताते हैं मुस्लिम ला का। जैसे आपका निकाह का मतलब होता है कि एक खुले जानवर को खूंटे से बांध देना। तो पुरुष और स्त्री तो भाई जानवर है नहीं, इसलिए उसका सेंस निकाला जाता है। माने इसी प्रकार तलाक या डाइवोर्स का मतलब होता है एक बंधे हुए जानवर को खूंटे से खोलकर छोड़ देना। तो भाई फिर एक बार बताया जाए कि जो आपका अर्थ दिया है, उस अर्थ को न लेकर इसका सेंस लिया जाएगा। तो सेंस में क्या हुआ? यानी कि किसको कंसोलिडेट किया जाता है तो हम ला कहेंगे। तो मानव आचरण के जो नियम हैं, यानी कि ह्यूमन कंडक्ट के जो रूल हैं, जब उन्हें एक जगह एकत्र कर दिया जाता है तो उसी को हम ला कहते हैं। यानी कि बंडल ऑफ रूल या नियमों का समूह। या जब एक नियम क्या किया जाता है, एक जैसे नियम, यानी कि जब नियमों को, किसके लिए नियमों को? पशुओं के लिए नहीं, आपका कह सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं, किसके लिए? मानव के लिए। यानी कि मानव कैसा आचरण दर्शाएगा जब इन नियमों को एक जगह एकत्र कर दिया जाता है, तो जो सेंस निकला उसी को हम ला कहते हैं। अर्थात अगर कोई पूछे कि ला क्या है, तो आप कहेंगे कि मानव के आचरण को कंट्रोल करने वाला नियम है। यानी कि मानव अनियंत्रित न हो, मानव अनकंट्रोल न हो, इसीलिए आपका विधि बनाई जाती है। और आगे हम बताएंगे आपका माने तमाम विद्वानों का हम बताएंगे कि अगर ये कानून न रहता, तो जो मानव सबसे माने पृथ्वी पर बुद्धिमान प्राणी है, इससे खतरनाक प्राणी कोई नहीं हो सकता। लेकिन कब? जब ये मानव बिना विधि के क्या करे? कार्य।
ये आगे आपको बताया जाएगा ये कोटेशन डिटेल में। अब आपका ला की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है, यानी कि जिस विद्वान ने जो देखा वही ला की परिभाषा दे दी, लेकिन एक बात लगभग समान सब ने बताई कि ला वह होता है जो मानव के कंडक्ट को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, यानी कि मानव किसी विषय के बारे में अपना कैसा व्यवहार करे, कैसा आचरण करे, उस वह जो नियम होते हैं आचरण के, उसी को हम ला कहते हैं। अब एक एक विद्वानों की परिभाषा देखा जाए। सबसे पहले आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा देखी जाए आपका विधि के बारे में, यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा में लिखवाया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कोई विद्वान नहीं है आपका, यह एक किताब है जिसमें आपका कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो ला की परिभाषा दी गई है उस पर गौर करिए। विधि राज्य द्वारा लागू किया जाने वाला आचरण संबंधी नियम है। हम भी तो वही बता रहे हैं कि मनुष्य किसी विषय पर कैसा कंडक्ट करेगा, इस बारे में जो स्टेट है या राज्य है वह कुछ नियम बनाता है, वह कुछ रूल बनाता है, और उसी रूल को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ला कहा गया है। तत्पश्चात विद्वानों की परिभाषा आइए। सबसे पहले हम देखते हैं आपका जर्मी बेंथम की परिभाषा। तो जब भी कोई विद्वान पढ़िए, और अगर आपका ये लिखवा गया हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जब भी कोई विद्वान पढ़िए तो सबसे अच्छा तरीका आपका पढ़ने का ये है कि उस विद्वान की जो विशेषताएं हैं कम से कम एक बार रिवीजन फिर करिए, क्योंकि ये जूरिस्प्रूडेंस है और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे भूलता रहेगा। तो जर्मी बेंथम आपका समादेश के सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं, यानी कि सबसे पहले समादेश का सिद्धांत यानी कि ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन कहने वाले जर्मी बेंथम ही है। जर्मी बेंथम ऑस्टिन के गुरु माने जाते हैं। जर्मी बेंथम ने सुख दुख का सिद्धांत दिया, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, और जर्मी बेंथम ने डाग ला की अवधारणा प्रतिपादित की, और जर्मी बेंथम ने ही प्राकृतिक अधिकार को मानने से इनकार किया और इस पर कमेंट किया। कमेंट ये किया कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद या संतान है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा है, और जब पिता ही नहीं है तो संतान का जन्म संभव नहीं है। आपका ये बातें हम नहीं बता रहे, कौन बता रहे हैं? जर्मी बेंथम। तो जर्मी बेंथम ने आखिर ला की परिभाषा किस रूप में दी है? तो कमांड के रूप में दी है, यानी कि समादेश के रूप में दी है। एक विधि या तो समादेश है या एक समादेश का रिवोकेशन यानी कि प्रतिसंहरण। प्रतिसंहरण मतलब वापस लेना। वापस लेना माने आपका खंडन कर देना। खंडन करना मतलब निरसित करना, रद्द कर देना। यानी कि फिर एक बार देखिए, आपका थोड़ा बहुत समादेश को समझना पड़ेगा यहाँ। फिर एक बार आप देखिए, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करिए। जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि भाई ला क्या है? तो ला या तो एक समादेश है, समादेश यानी कि कमांड, या इस समादेश को जब वापस लिया जाता है यानी कि रिवोक किया जाता है, निरसित किया जाता है, समाप्त किया जाता है, वह भी आपका ला माना जाएगा। अब समादेश देता कौन है? समादेश कितने प्रकार के होते हैं? समादेश का मतलब क्या हुआ? ये पहले तीन बातें समझिए। जो ये कमांड है, समादेश का मतलब एक प्रकार का आदेश। ये आदेश जो किसी देश में सावरेन होता है, जो संप्रभु होता है, वही देता है। किसके लिए देता है?
अपने सबॉर्डिनेट के लिए, अपने अधीनस्थों के लिए समादेश के अंदर ही व्यक्तियों का कर्तव्य छुपा रहता है कि व्यक्ति उस समादेश का पालन करें, और यदि कोई व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करता तो जो ये समादेश देने वाला है, यानी कि जो कमांड देने वाला है, यानी कि जो ये संप्रभु हैं, वह ऐसे व्यक्तियों पर सेंशन लगाता है। सेंशन यानी कि अनुशास्ति, अनुशास्ति मतलब शास्ति, शास्ति का मतलब दंड देता है, या इन पर प्रतिकर लगाता है, या इनसे मुआवजा वसूलता है। यानी कि इसका मतलब कि संप्रभु या सावरेन कोई आदेश दिया, उसी आदेश को हम क्या कहेंगे? समादेश। और ये जर्मी बेंथम की राय में न तो भगवान कानून बनाता है, न समाज बनाता है। कानून जानबूझकर कौन बनाता है? संप्रभु। और संप्रभु किस रूप में कानून बनाता है? समादेश। अगर संप्रभु ने उस कमांड या आदेश को रद्द कर दिया है तो जर्मी बेंथम के अनुसार उसे भी ला माना जाएगा, अर्थात उसे भी विधि माना जाएगा। या तो समादेश दिया तब भी विधि, या समादेश को वापस ले लिया तो हम नहीं। ये किस विद्वान की परिभाषा है? जर्मी बेंथम। अगला देखिए, इसको थोड़ा भारत में जोड़ते रहिए, हर एक परिभाषा को। भारत में अगर हम देखें तो भारत की संसद या राज्य विधानमंडल या राष्ट्रपति या राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं वह समादेश मान लिया जाए। और अगर हमारी संसद किसी कानून को रद्द कर देती है तो जर्मी बेंथम के अनुसार वह भी क्या मान लिया जाएगा? समादेश। दूसरी परिभाषा देखिए जॉन ऑस्टिन की। जॉन ऑस्टिन के बारे में पहले फिर एक बार जो विशेषताएं हैं रट कर जाना है। जॉन ऑस्टिन, आपका 2 क्वेश्चन एक बार बना है, और जॉन ऑस्टिन पर मैं बता दूं कम से कम एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा, और अधिकतम 2 क्वेश्चन भी बनने के चांस रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जाकर देखिए आप साल पेपर में। यानी कि अब आपका कर्तव्य भी है कि जूरिस्प्रूडेंस के जो भी क्वेश्चन आए हैं एक बार आप उसको देख लीजिए जरूर पढ़ाने से पहले, और पढ़ाया जाए तो जाकर फिर दोबारा एक बार देखिए कि क्या सर जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं कि नहीं, और उसी में पुराने क्वेश्चन तो आपको याद ही करने हैं, कुछ नए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो भी तैयार करना है। जैसे परिभाषा में केवल पौलुस की ही परिभाषा पूछी गई है एक बार, लेकिन अब सतर्कता बरतते हुए सभी परिभाषाओं को क्या करना है? तैयार। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम गलती हो, क्योंकि मैं बता दूं वैकेंसी आपका ये न समझिए तमाम लड़के पढ़ रहे हैं, नए स्टाइल में पढ़ रहे हैं। आपको अन्य लोगों से एक कदम आगे होने के लिए यह आवश्यक है कि 2-4 बातें आप अन्य लोगों से क्या जानिए? एक्स्ट्रा। इसीलिए यहाँ आए हैं आपका तफरी मचाने, और प्याज और कोदो बोनो नहीं आए हैं, इतना दूर से आए हैं तो इस बार पूरी तरह लग जाइए। अब वैकेंसी अब तब लगी है जब आ जाए। यानी कि होता है ना कि कई लोग कह रहे हैं शुक्रवार को आ जाएगी, तो कई लोग बुधवार को, तमाम दावा कर रहे हैं, लेकिन आएगी ही जब आयोग में आ गई है तो चाहे कल आए या परसों आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस ले बैठिए, बस लेना देना यह है कि अभी से पूरी तरह क्या करिए, जिनको देना है लग जाइए। तो जॉन ऑस्टिन पर भी क्वेश्चन बनता है, और आज थोड़ा हम डिटेल में इनको करते हैं जॉन ऑस्टिन को जो क्वेश्चन बने हैं। देखिए जॉन ऑस्टिन को आपका जो क्वेश्चन बना है 2 क्वेश्चन एक ही बार में आपका जे में, आंग्ल विधि शास्त्र का पिता कौन है? यानी कि जो इंग्लैंड का जूरिस्प्रूडेंस है उसका फादर किसे माना जाता है? पहला क्वेश्चन ये बना है तो जॉन ऑस्टिन को।
फिर एनालिटिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रतिपादक या पिता या मने कौन है अगर पूछा जाए तब भी जॉन ऑस्टिन ही मारना है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है अभी पूछा नहीं गया है, ये तो दोनों पूछे गए हैं कि जॉन ऑस्टिन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो जो गुरु रहता है चेला या शिष्य उससे एक कदम क्या माना जाता है आगे। तो ऑस्टिन के गुरु मैं लिखवा चुका हूँ, कौन थे, जर्मी बेंथम। तो ऑस्टिन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, जर्मी बेंथम। अगला क्वेश्चन जो बनता है कि किसने आपका कह सकते हैं कि ये कहा कि ला इज द कमांड ऑफ सावरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। तो ये सबसे पहले जर्मी बेंथम ने कहा, लेकिन इसको गंभीरता से दोहराया जॉन ऑस्टिन ने। तो जॉन ऑस्टिन मार कर आइएगा और जॉन ऑस्टिन ऑप्शन में न रहे तब आपका एक ऑप्शन मौजूद कौन है, जर्मी बेंथम। समादेश का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन ऑस्टिन ने। तो जो ये क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन जो जे में बना है बहुत अच्छा बना है कि जॉन ऑस्टिन ने समादेश का सिद्धांत किससे प्रभावित होकर दिया, किस विधि से या क्यों दिया। तो उसमें चार ऑप्शन देगा आपका कि ये सेना के एक अधिकारी थे तो उससे प्रभावित होकर दिए, क्योंकि सेना में आप भी जानते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी आदेश देता है तो अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधीनस्थ सैनिकों को उसका हर हाल में पालन करना है, नानुकुर नहीं करना है। यही काम आपका रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं हो रहा है। रूस के वरिष्ठ अधिकारी आदेश दे रहे हैं और रूस के सैनिक लड़ने के इच्छुक ही नहीं है, यानी कि देश प्रेम की भावना से वो नहीं लड़ रहे हैं, मजबूरी में लड़ रहे हैं। इसीलिए भारी भरकम सेना होने के कारण भी वो हार रहे हैं और यूक्रेन उन पर भारी पड़ रहा है। वो अलग बात है कि मिसाइल दाग दे रहा है आपका रूस, लेकिन मिसाइल के अलावा धरातल पर यूक्रेन इस समय क्या पड़ रहा है, भारी। वो मिसाइल न होती तो अब तक यूक्रेन अपना मन हिस्सा जो कब्जा किया है रूस खाली करा लेता। इसीलिए कि भाई अब ऐसी दशा में आपका जो आदेश का पालन नहीं करेगा वरिष्ठ अधिकारियों के, उसे दंडित किया जाता है और लोग अपने ही सैनिकों को कायर बताकर क्या मार देते हैं, गोली। युद्ध से भागना नहीं है, वहां मर जाइए, प्राण की आहुति दे दीजिए, लेकिन युद्ध से भागिए न। यही आपका अगर भारतीय सेना रहती तो आप देखे होंगे कारगिल से लेकर तमाम जगह पीछे नहीं हटी, भले ही आपका सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए। तो फिर एक बार बैक हुआ जाए आपका ऑस्टिन पर। तो ऑस्टिन ने क्यों आपका ये सिद्धांत दिया, पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका किताब उताब में कम मिलता है। इसलिए दिया कि वह रोमन विधि का अध्ययन किए और रोमन विधि से प्रभावित होकर उन्होंने समादेश का सिद्धांत दिया। इसको थोड़ा आईपीसी से कोरिलेट करिए कि अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई आदेश देता है और वह अधीनस्थ अधिकारी उस आर्डर का पालन करता है, तो क्या अधीनस्थ अधिकारी ने कोई ऑफेंस या अपराध किया कि नहीं, नहीं किया, क्योंकि वह उस आदेश का पालन करने के लिए विधि द्वारा क्या है बात। इसका उत्तम उदाहरण आईपीसी की धारा 76 का पहला ही उदाहरण है, जहां ये बताया गया है कि अगर कोई सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समादेश के अनुवर्तन में, अनुवर्तन माने पालन में, कोई अगर भीड़ पर गोली चलाता है, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। उसी प्रकार जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है,
इसमें से एक बार दो क्वेश्चन बना है। देखिए हम तोड़ दें इसको। यानी कि जॉन ऑस्टिन आपका विधि की परिभाषा करते हुए क्या कहते हैं कि जो ये ला है यानी कि विधि है, ये संप्रभु का आपका समादेश है। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है, 6-7 क्वेश्चन बस 5-2-4 मिनट में निकालने हैं। इसी स्टाइल में आप घर पर भी पढ़िए, आपको अगर चाहते हैं कि भाई प्री निकले। पहला क्वेश्चन, ऑस्टिन ने किससे प्रभावित होकर विधि की परिभाषा दी है, या विधि की परिभाषा किससे आपका ली गई है ऑस्टिन द्वारा? तो ब्लैक स्टोन महोदय से। फिर संप्रभुता किससे लिया है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका हाब्स से। और समादेश जर्मी बेंथम। रट कर जाइएगा। विधि की परिभाषा किससे ली है, तो ब्लैक स्टोन। संप्रभुता या सॉवरेंटी किससे ली है आपका ऑस्टिन ने, तो हाफ से। और समादेश किससे लिया है आपका जर्मी बेंथम। अब क्वेश्चन बनता है, विधि होती है सकारात्मक नकारात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब रहेगा दोनों। फिर आपका संप्रभुता के गुण होते हैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको दोनों मारना है। और समादेश कैसे होते हैं, आपका ये भी दोनों होते हैं। अब दोनों कैसे होते हैं, पहले समादेश देखा जाए। जब सावरेन या संप्रभु व्यक्तियों को कोई कार्य न करने के लिए आदेशित करता है, तो वह समादेश या जो कमांड या आदेश होगा वह निगेटिव होगा। और जब कहा जाए कि आप यह कार्य करिए, तब समादेश कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्वेश्चन आ चुका है। संप्रभुता के गुण क्या हैं, वो भी संप्रभुता भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। निगेटिव इसलिए होती है कि संप्रभु अपने आदेश का स्वयं पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सकारात्मक इसलिए होती है कि जितने अधीनस्थ लोग हैं उस आदेश का पालन करने के लिए क्या है, बाध्य है। और विधि, तो विधि में कुछ किए करना और कुछ न करना। यानी कि आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, आपका 2A प्रपोजल या प्रस्थापना या प्रस्ताव की परिभाषा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करने या करने से प्रवृत्त रहने न करने, तो या तो कुछ करने के लिए कहा जाएगा तो पॉजिटिव, और कुछ न करने के लिए कहा जाएगा तो निगेटिव। तो तीनों का नेचर याद रखिए, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव। लगभग 6-7 क्वेश्चन आपका निकल गए। जाकर एक बार आज ही देखिएगा कि इससे अभी परिभाषा भी नहीं हुई, लेकिन इससे कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तो आगे आपका बता ही जाएगा। बैठिए। देखिए आगे जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं, विधि ऐसे नियमों का संकलन है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति निर्मित करता है, जिस पर उसकी संप्रभुता होती है। यानी कि जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि समाज में सभी बुद्धिमान है, सभी प्रूडेंट मैन है, सभी ज्ञानी हैं। ज्ञानियों को ये 2 वर्गों में बांट देते हैं। आपका कितने वर्गों में, एक वर्ग जो ज्ञानियों का है वह प्रवर है, यानी कि उच्च स्तर पर है, और इसी प्रवर को वह क्या, हाँ प्रवर को वह संप्रभु कहते हैं। और एक वर्ग जो व्यक्तियों का है वो सबऑर्डिनेट है, यानी कि क्या है, अवर। तो ये प्रवर द्वारा अवर, फिर एक बार देखिए, प्रवर द्वारा अवर के मार्गदर्शन के लिए जो नियम बनाया जाता है उसी को ला कहा जाता है। तो बताइए कौन कानून बनाता है, प्रवर बनाएगा, सुपीरियर बनाएगा कि सबऑर्डिनेट, सुपीरियर। सुपीरियर आपका क्या कहा गया है, सुपीरियर को संप्रभु,
और किसके लिए बनाएगा, अन्य व्यक्तियों के लिए आचरण के क्या बनाएगा, नियम। इसी को क्या कहा गया है, ला, यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे। अब इसी में निगेटिव पॉजिटिव देखना है कि क्या संप्रभु अपने आदेश का पालन करने के लिए स्वयं बाध्य है, नहीं। यानी कि जो प्रवर होगा, सुपीरियर व्यक्ति होगा, वह उस आदेश का पालन नहीं करेगा तो केवल कौन करेंगे, आपका अवर। अगला देखिए परिभाषा। इसके बाद हॉलैंड की परिभाषा देखा जाए। हॉलैंड भी आपका ये विश्लेषणात्मक विचारधारा से ही संबंधित हैं, ऑस्टिन के बाद आते हैं, और इन्होंने भी ऑस्टिन की बातों को आगे बढ़ाया और दो चार बातें उसमें केवल जोड़ दी, ज़्यादा नहीं, दो चार बातें क्या की जाएंगी आगे हम बताएंगे। देखिए परिभाषा इनकी। विधि राजनैतिक प्रभुसत्ताधारी द्वारा प्रवर्तित मानव आचरण के लिए सामान्य नियम है। तो आपका यानी कि आपका जो हॉलैंड है वह भी ऑस्टिन की तरह ही एक बात कहते हैं कि विधि क्या है, ला क्या है। तो जो राजनैतिक दृष्टि से सर्वोच्च है, संप्रभु है या प्रवर है, आपका उसके द्वारा आपका मानव आचरण के लिए बनाया गया नियम है, और जिसे जो ये संप्रभु हैं वह प्रवर्तित भी कराता है, यानी कि लागू भी कराता है। अर्थात इसी उदाहरण पर सबसे अच्छा है, एक आपका मने संप्रभु है जो अपने अधीनस्थों के लिए आपका नियम बनाया है, और संप्रभु में वो शक्ति होती है कि इन नियमों को प्रवर्तित करा सके, इन्फोर्स करा सके, यानी कि लागू करा सके। तो आप लोग बताइए संप्रभु कैसे लागू कराता है। इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका उसने बना रखी है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो ये संप्रभु उसे न्यायालयों द्वारा क्या करवाता है, दंडित। अगला देखिए सामंड क्या कहते हैं। सामंड के अनुसार ये भी महत्वपूर्ण है परिभाषा। विधि न्यायालयों द्वारा मान्य और कार्यान्वित किए गए नियमों के रूप में न्याय प्रशासन में राज्य द्वारा मान्य और लागू किए जाने वाले सिद्धांतों का समूह है। यानी कि इनकी परिभाषा में अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं, ये इनका महत्वपूर्ण मामला माने महत्वपूर्ण कथन ये है कि राज्य कुछ नियम बनाता है, राज्य कुछ सिद्धांत बनाता है, न्याय प्रशासन को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को चलाने के लिए, और उन नियमों को न्यायालय मान्यता देते हैं। यानी कि उन नियमों को कौन प्रवर्तित कराते हैं, न्यायालय। एक उदाहरण आप संविदा अधिनियम का देखिए। आईपीसी भाई हर एक दृष्टि से उदाहरण दिया जाए ताकि केवल आपराधिक मामला ही न रहे। ए और बी ने संविदा की तो राज्य ने ये सिद्धांत बना रखा है कि ए और बी कैसे संविदा करेंगे। तो आप तुरंत भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में जाइए, संविदा के लिए क्या आवश्यक है। तो संविदा या कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा 2H में दी गई है, जिसके अनुसार वह करार जो विधितः क्या है, प्रवर्तनीय। यानी कि संविदा के दो एसेंशियल मिले, एक एग्रीमेंट और दूसरा ला बाय इन माने आपका इन्फोर्सेबल बाय ला, यानी कि कानून द्वारा वह करार क्या हो, प्रवर्तित। कब कोई करार कानून द्वारा प्रवर्तित होता है, इसकी शर्तें 10 में दी गई हैं सेक्शन, यानी कि 10 में। ये सिद्धांत हैं, ये क्या है कि मानव कैसा आचरण दर्शाएगा। सामंड के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों का वायलेशन करता है, यानी कि संविदा किया लेकिन संविदा को क्या कर दिया, भंग कर दिया, तो इस संविदा को न्यायालय प्रवर्तित कराते हैं, इन नियमों को लागू कराते हैं।
तो आप विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पढ़ चुके हैं। और संविदा का विशिष्ट पालन कौन करवाते हैं? न्यायालय। यही सामंड का कथन है। सामंड के बाद आ जाइए न्यायाधीश डगलस होम्स के अनुसार। अब डगलस होम्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताया हूँ, डिटेल में तो आगे बताया जाएगा। लेकिन अब आइए इनके बारे में जो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि ये अमेरिका के उच्चतम न्यायालय यानी कि वहाँ फेडरल कोर्ट कहा जाता है, फेडरल कोर्ट के या संघीय न्यायालय के जज थे, यानी कि न्यायाधीश। इन्होंने एक विचारधारा प्रतिपादित की, रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी विचारधारा। तो क्वेश्चन बनता है कि रियलिस्ट थ्योरी के फादर कौन माने जाते हैं? तो होम्स मार कर आइएगा। अब तीसरा नियम, रियलिस्ट थ्योरी का थीम क्या है? क्योंकि एक बार क्वेश्चन एक बना है केवल जे में, और वह केवल थीम पूछा गया है। थीम ये है रियलिस्ट थ्योरी का कि जो विधि बनाई जाती हैं वह न्यायाधीशों द्वारा बनाई जाती हैं। न्यायाधीश जब भी कोई फैसला देता है तो उसकी पर्सनालिटी की छाप उस फैसले पर पड़ती है और उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, कानून बनाने पर भी पड़ता है। या तो उस फैसले को सेटिस्फाइड करने, प्रभावहीन करने के लिए कानून बनाया जाता है, या उस फैसले को लागू करने के लिए। तो एक प्रभावहीन का उदाहरण और एक उदाहरण क्या किया जाए? लागू। जैसे ट्रिपल तलाक को आपका उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया और सरकार को निर्देशित किया कि सरकार को चाहिए, आदेश नहीं दे सकता, केवल सलाह दे सकता है, क्योंकि भाई कानून बनाने के लिए आपका आदेशित नहीं किया जा सकता। ये निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया कि सरकार इस बारे में 6 माह के अंदर सरकार को या संसद को कानून बना लेना चाहिए। अब चाहिए का मतलब चाहे बनाए या न। तो इस निर्णय को आप पालन करने के लिए आपका ट्रिपल तलाक पर कानून बना। अब ये निर्णय को फॉलो किया गया। एक हम उदाहरण देखेंगे जहाँ की निर्णय को अपास्त करने, उलटने या उसके प्रभाव को दूर करने के लिए आपका कानून बनाया गया या कानून में संशोधन किया गया। इसको संविधान से उठाइए। गोलकनाथ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए अनु 42 आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1971 पास किया गया और तत्पश्चात आपका उसमें तमाम संविधान में संशोधन कर डाले गए और कहा कि संसद संविधान में कहीं भी क्या कर सकती है? संशोधन। तो ये जो संशोधन हुआ 24वां, ये गोलकनाथ के बाद हुआ और गोलकनाथ के निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए कि लागू करने के लिए प्रभावहीन। तो यही आपका यथार्थवादी भी बताते हैं कि जब भी कानून, हाँ कोई पूछना है क्या? कुछ नहीं। जब भी कानून माने बनाया जाता है तो निर्णयों को क्या रखा जाता है ध्यान में। जो क्वेश्चन बना था उस पर भी फिर गौर किया जाए कि कौन सी विचारधारा न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित है या न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न की गई है। अब तक के इतिहास में केवल जे में एक क्वेश्चन आया है, वह रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी विचार, अब तक के इतिहास में। अगला देखिए आपका डगलस होम्स क्या कहते हैं। अब आपका डगलस होम्स के बारे में सामान्य बातें बताई गई। देखिए क्या कहते हैं। विधि एक भविष्यवाणी है जो एक विधिवेत्ता मामलों की परिस्थितियों में
आसानी से कर सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो बातें किताब में लिखी गई हैं डगलस होम्स के अनुसार, वह विधि नहीं है, बल्कि विधि एक भविष्यवाणी है जिसे एक विधिवेत्ता यानी कि एक अधिवक्ता मामले की परिस्थितियों में आसानी से उस भविष्यवाणी को कर सकता है। यानी कि एक वकील, अगर कोई मामला किसी वकील के सामने आता है और वह जो वकील साहब हैं इस मामले में क्या हो सकता है ये कल्पना कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं मामला देखकर, वही विधि है। ये कानून में जो लिखी गई हैं वह विधि नहीं है। क्योंकि न्यायाधीश हैं तो आपका या तो अधिवक्ता पर जोर देंगे या किस पर जोर देंगे, न्यायालय पर, विधायिका पर उतना जोर। ये भी याद रखिए भाई, जाकी रही भावना जैसी, उन्होंने वैसे विधि को देखा, तो जो व्यक्ति जितना सोचा उतना ही क्या किया, पढ़ा, देखा और बोला। तो डगलस होम इसी प्रकार आपका एक जूलियस स्टोन का आता है कोटेशन कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है आगे हम बताएंगे, वह लायर्स एक्स्ट्रावर्जन है, अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है, अधिवक्ताओं की बाह्य दर्शिता है। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, लायर्स एक्स्ट्रावर्जन, हम बताएंगे इसको, अभी आपका शुरू नहीं हुआ। इसको थोड़ा देखा जाए इस पर कोरिलेट करके। जूलियस स्टोन एक अधिवक्ता थे और विद्वान भी थे, ये भी याद रखें। यानी कि जूलियस स्टोन एक अधिवक्ता थे और एक विद्वान भी थे। तो उनका मानना ये था कि जब अधिवक्ता किसी मामले में न्यायालय के समक्ष अपने तर्कों को अपने फेवर में फैसला लेने के लिए रखता है, वहीं जूरिस्प्रूडेंस है, और जूरिस्प्रूडेंस में केवल किसका अध्ययन किया जाना चाहिए, जो अधिवक्ता न्यायालय में क्या करते हैं, आर्गूमेंट यानी कि बहस। अगला देखिए आपका, अब न्यायाधीश कार्डोजो देखा जाए, ये भी न्यायाधीश हैं। तो जब न्यायाधीश हैं तो ज़्यादातर किसके फेवर में बोलेंगे, विधायिका के नहीं बल्कि न्यायपालिका के। देखिए क्या कहते हैं, विधि मात्र अटकलबाजी की अपेक्षा पूर्वानुमान का एक आधार है। यानी कि इसका मतलब विधि अटकलबाजी नहीं है बल्कि पूर्वानुमान का क्या है, एक आधार है। इसका मतलब क्या हुआ ये देखिए, यानी कि अटकलबाजी में क्या होता है कि अटकलबाजी, जैसे कि आप एविडेंस में इसको देख सकते हैं, आपका पहले एविडेंस देखिए तब आपका यहाँ कोरिलेट किया जाए। एविडेंस की धारा 149 में आपका ये है कि जब भी अधिवक्ता किसी गवाह से प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न का उचित आधार हो तभी पूछे। यानी कि उस प्रश्न का उचित आधार हो तो आप प्रश्न पूछिए, फालतू आपका प्रश्न न पूछिए। तो एक अधिवक्ता बिना किसी आधार के अटकल पच्चू माने आपका कोई आपका आधार बेस नहीं है, अटकल पच्चू पूछता है कि क्या तुम एक डकैत हो, ये उचित आधार क्वेश्चन पूछने का नहीं है। उसी प्रकार आपका कार्डोजो महोदय कहते हैं कि विधि मात्र अटकलबाजी नहीं है, अटकलबाजी में आपका दो तीन, आपका अटकलबाजी में आप कल्पना करते हैं, एक कल्पना नहीं बल्कि कितनी कल्पना, दो तीन कल्पना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप कल्पना न करिए। एक अधिवक्ता जो किसी मामले को देखकर सटीक पूर्वानुमान लगाता है कि इस मामले में न्यायालय द्वारा यही फैसला दिया जाएगा, तो जो अधिवक्ता अनुमान लगा लिया वही क्या है, ला है। यानी कि जो जज रहेंगे वो या तो अधिवक्ता पर अटैक करेंगे या अधिवक्ता को प्रश्रय देंगे या न्यायालयों को। तो अब उस आपका अगला देखिए,
आपका पॉलस, ये 2013 में इनकी परिभाषा पूछी गई है। पॉलस क्या कहते हैं कि विधि नियम से अनुमित यानी कि गवर्न होता है, नहीं की जानी चाहिए, बल्कि नियम विधि से अनुमित किया जाना चाहिए। तो आपका विधि क्या है, नियम क्या है, पहले ये समझने का क्या करिए प्रयास। एक हम विधि बना रहे हैं ला, और दूसरा क्या बना रहे हैं, नियम। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए, अभी आपका यहाँ से न समझिए, आप एक दो दूसरी जगहों से समझने का प्रयास करिए। जैसे कि आपका सीपीसी में हम उदाहरण दे रहे हैं, और दूसरा उदाहरण हम पुलिस एक्ट का दे रहे हैं, दो उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, आपका पुलिस अधिनियम 1861 में बना, और उसमें सारवान प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन आपका सेक्शन 46 में आपका राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि या तो वह पुलिस एक्ट को पूरी तरह लागू करें, लागू न करें, संशोधन करके लागू करें, और अगर उनको माने समस्या आती है तो इस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए वह रूल बना सकते हैं, यानी कि नियम बना सकते हैं। तो विधि मूल होती है, और किसी विधि को अच्छे ढंग से इन्फोर्स करने के लिए, अच्छे ढंग से लागू करने के लिए उसके नियम बनाए जाते हैं, जो विधि के विपरीत नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, उनका सपोर्ट। तो आप बताइए, अगर कोई कानून है तो क्या कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है जो कानून के विपरीत हो या कानून का वायलेशन करता हो? नहीं। तो यही तो पौलुस कहते हैं कि नियम को विधि से गवर्न नहीं होना है। नहीं, नियम को, नियम से कौन गवर्न होगा, विधि। लेकिन विधि नियम से गवर्न उल्टा नहीं चलेगा। फिर एक दूसरा उदाहरण देखिए, तो आपका, तो इसको भाई पूरा कर दिया जाए पुलिस एक्ट का, तब सीपीसी का देखा जाए। पुलिस एक्ट का उदाहरण तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए नियम बना रखे हैं, और वे नियम, याद रखिए, कानून का वायलेशन नहीं करेंगे, यानी कि पुलिस एक्ट का वायलेशन तो 1861 में ही बनाया गया। दूसरा उदाहरण सीपीसी का अच्छा मिलता है, और यहाँ क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। सीपीसी यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को आप दो वर्गों में बांटते हैं। एक आपका धाराएं 158 सेक्शन है, और दूसरा आपका प्रथम अनुसूची है, जिसमें कुल 51 आदेश हैं, जिस आदेश के अंदर रूल या नियम दिए गए। तो आप लोग फिर इनकी परिभाषा पर गौर करिए। क्या नियम धाराओं के विपरीत हो सकते हैं कि नहीं? तो धाराओं को विधि मान लीजिए, और नियम आपका जो आदेश में दिए गए हैं, तो क्या नियम विधि का उल्लंघन कर सकते हैं? यानी कि सीपीसी के 51 आदेशों में जितने नियम हैं, वह धाराओं में दिए गए प्रावधानों का विरोध नहीं कर सकते। तो बताइए, दोनों में टकराव हो, सीपीसी के सेक्शन में और आपका कह सकते हैं कि नियम में, तो कौन प्रिवेल करेगा, सेक्शन। तो यही तो पौलुस बता रहे हैं कि नियम को कहाँ से गवर्न किया जाएगा, विधि से। विधि नियम से गवर्न नहीं होगी। तो भाई भाई दो तीन उदाहरण से प्रयास किया गया कि दिमाग में आपके क्या हो बैठे। अगला देखिए उदाहरण। अगला जो आपकी परिभाषा है वह आपका है हेंस केल्सन का। हेंस केल्सन ये कहते हैं कि विधि अमनोवैज्ञानिक समादेश है। यानी कि अब एक मनोवैज्ञानिक समादेश होता है, एक अमनोवैज्ञानिक समादेश होता है। अब ध्यान से इसमें ये देखना है कि अगर मनोवैज्ञानिक कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून ये कहता है कि
कानून डर दिखाता है, व्यक्तियों के मन में एक क्या पैदा करता है, भय। जैसे कि जॉन ऑस्टिन, विधि संप्रभु का समादेश है, जो व्यक्ति समादेश का पालन नहीं करेगा, ये जो सावरेन है उसके ऊपर क्या लगाएगा, सेंशन, यानी कि उसको क्या देगा, दंड। तो इसीलिए प्रोफेसर हार्ट और तमाम लोग आलोचना भी ऑस्टिन की जाएगी। आलोचना में कम से कम दो विद्वान पूछा जाता है। एक प्रोफेसर हार्ट का पूछा जाता है कि ऑस्टिन की विधि तो बंदूकधारियों की विधि है। जिस प्रकार एक बंदूकधारी आता है, पिस्टल सटा देता है और कहता है कि अपना पर्स निकाल कर दे दो, नहीं तो क्या करेंगे, जान से मार देंगे। तो ये एक्सटॉर्शन हुआ, और चूंकि तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया है, तो ये एक्सटॉर्शन या उद्यापन किसमें कन्वर्ट हो गया, राबरी में, लूट में। उसी प्रकार ऑस्टिन की विधि है कि आपका तुम विधि का पालन करो जो संप्रभु ने दिया है, नहीं पालन करोगे तो ये जो सावरेन है तुम्हें क्या करेगा, तुम पर सेंशन लगा देगा। सेंशन माने क्या देगा, शास्ति यानी कि दंड। अब आइए, लेकिन हेंस केल्सन का मानना था कि जो ये डर है या फियर है इसको थोड़ा दूर किया जाए। लोग अन्य कारणों से भी विधि का क्या करते हैं, पालन, केवल डर वश नहीं करते। इसके बाद अगली परिभाषा लिखी, एक छूटा था परिभाषा एक भाई, उसमें जो परिभाषा लिखवाया गया था, इसीलिए 5 लाइन छोड़वाया गया था कि हो सकता है कुछ नई चीज मिले तो वहीं ऐड करना है। लिखे, फूलर के अनुसार, फू आधा ल पूरा ल र, फूलर, फुल्लर के अनुसार लिखिए, विधि नियमों के शासन के समक्ष विधि, उसी में परिभाषा में आगे बढ़ाइएगा, जो विधि की, विधि नियमों के शासन के समक्ष मानव आचरण की अधीनता का, मानव आचरण की अधीनता का उद्यम है, उद्यम, उद्यम है। अब आ जाइए आपका इस प्रकार आपका जो ला, एक और सामान्य परिभाषा ला के लिख लीजिए। ये तो विद्वानों की रही, एक सामान्य परिभाषा लिखिए भाई, यानी कि सामान्य परिभाषा जिसे हम समाज में बता सकें, सटीक परिभाषा। आप मैंने एरो बनाकर अलग से लिख लीजिए। विधि एक ऐसा माध्यम है, विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से, ये परिभाषा इंटरव्यू इत्यादि में बता सकते हैं आप, मैं फिर बता दूं। विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य, जिसकी सहायता से राज्य प्रजाजनों के आचरणों, प्रजाजनों के आचरणों, कामा दीजिए संव्यवहारों माने ट्रांजैक्शन, भाई आचरण को कंडक्ट कहते हैं, संव्यवहार को ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपका नेट में आता है और बिहार उहार में लेन देन, भाई संव्यवहार को हम क्या कहते हैं, लेन देन। भाई पोस्ट में लिख लीजिए, हिंदी में आजकल फालतू फालतू सब क्वेश्चन माने शब्द आ रहे हैं। संव्यवहारों तथा क्रियाकलापों, संव्यवहारों के आगे लिखिए, यानी कि एक्टिविटी तथा क्रियाकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए, उचित नियंत्रण रखते हुए
समाज में शांति बनाए रखता है, उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति बनाए रखता है। इसी को आपका ये ला कहा जाता है मुख्य रूप से। अब आइए आगे बढ़ा जाए, आपका हेडिंग डाल लीजिए, लिखवा भी गया था, विधि शास्त्र की परिभाषा। देखिए अभी आपका जो परिभाषा बताया गया था वो विधि की परिभाषा थी, विधि शास्त्र की नहीं। अब हमें क्या चलना है, जूरिस्प्रूडेंस की। फिर एक बार इसको भूमिका देखिए, उसके बाद से एक एक परिभाषाओं को समझाना है और एक परिभाषा आपका कंपटीशन में निश्चित तौर पर मिलती है। एक क्वेश्चन परिभाषा से मिलेगा। अब या तो कहाँ से मिलेगा, कौन कौन क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हमारा कर्तव्य है बताना, और कौन मॉडल आ सकता है। फिर एक बार देखिए आपका जो मैं बताया था एक दिन, फिर मैं शुरुआत करता हूँ एकदम आपका जूरिस्प्रूडेंस का। लिखवाया अब कल जाएगा, यानी कि जो लिखवाने का कार्यक्रम है कल लिखवाया जाएगा। आज कुछ परिभाषाओं को समझिए, भाई न समझ में आए तो उसका भी मैं उपाय बता रहा हूँ। रटने की क्षमता हो तो क्या करिए, रटिए, लेकिन प्रयास ये करिए कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो रटा रटाया काम नहीं करेगा। ये जो दिमाग में बैठाया जा रहा है कंसेप्ट, यही कंसेप्ट आपका वहाँ क्या करेगा, काम। फिर एक बार देखिए, जूरिस्प्रूडेंस शब्द लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है, और जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का अर्थ होता है ला और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है नॉलेज। अर्थात यदि हम ला मतलब विधि और नॉलेज मतलब ज्ञान, यानी कि अगर हम विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ उठाएं तो शाब्दिक अर्थ यही निकलता है कि विधि का ज्ञान, यानी कि वह शास्त्र जो हमें विधि का ज्ञान कराता है उसे विधि शास्त्र कहते हैं। लेकिन व्यापक अर्थों में आपका विधि शास्त्र वह है जो केवल विधि का ही ज्ञान नहीं कराता, बल्कि विधि की उत्पत्ति, विधि किसे कहा जाएगा, विधि कैसे लागू की जाती है, विधि का निर्माण कौन करता है, और कुछ लीगल कॉन्सेप्ट यानी कि विधिक संकल्पनाओं का अध्ययन कराता है, विधिक संकल्पनाओं को बताता है, उसे ही हम विधिशास्त्र कहते हैं। अर्थात विधि के क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम विधिशास्त्र कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में ला का ही अध्ययन किया जाएगा, यानी कि ला कैसे बनता है, किसे हम ला कहेंगे, ला के पीछे सेंसन या प्रेशर क्या होता है, कौन ला बनाता है, किसके लिए बनाता है, भगवान बनाते हैं कि समाज बनाता है, कि संप्रभु बनाते हैं, कि न्यायाधीश बनाते हैं, कौन कानून बनाता है, इन्हीं बातों के बारे में आपका कौन अध्ययन करता है, जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि विधि कहाँ से आई, कैसे उत्पत्ति हुई, विधि की व्याख्या कैसे करेंगे, विधि के बारे में डिटेल में कौन सा मने आपका किताब बताती है, कौन सा शास्त्र बताता है, जूरिस्प्रूडेंस। अतः हेराल्ड जे लास्की ने तो जूरिस्प्रूडेंस को आज आप ला कह दिया, यानी कि अगर कानून को जानना है तो जूरिस्प्रूडेंस को जानना हर हाल में क्या है, आवश्यक। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस आपके तर्कों को खोलेगा, कोर्ट में आप अपनी बात रखेंगे तो और अच्छे तरीके से व्याख्या कर सकते हैं ला की, अगर क्या जानते रहते हैं। जो तो महत्व अलग से हम कल बता देंगे आपका 5 मिनट में, क्योंकि उतना डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 7-8 महत्व क्या करूँगा कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़कर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है, इसका कहाँ कहाँ महत्व है, ये अलग से हम बता देंगे। पहले परिभाषा देखी जाए, क्योंकि
विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। विधि के जितने पहलू का अध्ययन जिस विद्वान ने किया उसी को विधि मान लिया। जैसे कि कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास किए तो कहे कि कानून कौन बनाता है? ईश्वर। कुछ लोग संप्रभु पर विश्वास किए तो कानून कौन बनाता है? संप्रभु। कुछ लोग न्यायाधीशों पर विश्वास किए तो कहे कि कानून कौन बनाता है? न्यायाधीश। कुछ लोग समाज पर विश्वास किए तो कहे कि कानून कौन बनाता है? समाज बनाता है। कुछ लोग समाज की भलाई पर भी विश्वास किए कि वह कानून सही है जो समाज की अधिक से अधिक क्या करे? भलाई और हितों के टकराव को क्या करे? कम करे। अतः चूंकि लॉ की डिफिनीशन को लेकर डिस्प्यूट है विद्वानों में, अतः विधिशास्त्र की परिभाषा को भी लेकर आपका विद्वानों में एक राय नहीं हो सकती। तो कौन कौन विद्वान क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम प्राचीन परिभाषाएं देखेंगे, यानी कि जो दार्शनिक परिभाषा कहिए, आदर्शवादी परिभाषा कहिए। आदर्शवादी परिभाषाएं जो शुरुआती दौर में दी जाएंगी वह कहीं न कहीं ईश्वर से क्या रहेंगी? अटैच रहेंगी। तो पहला विद्वान देखते हैं अल्पियन का। पूछा जा चुका है, दो एंगल से पूछा गया है। एक तो अल्पियन ने कौन सी किताब लिखी? तो आपका डाइजेस्ट। देखिए इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आपका डाइजेस्ट आप ला पूछे तब आपका अलग मारना है, और केवल डाइजेस्ट पूछे तो अलग मारना है। तो आपका फिर याद रखिए, आपका डाइजेस्ट नामक किताब किसने लिखी? तो आपका अल्पियन ने लिखी। तो डाइजेस्ट नामक किताब में अल्पियन ने आपका जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया, और जब जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया तो क्या कहा? तो देखिए क्या कहा आपका, क्योंकि आपका प्राचीन विद्वान है तो प्राचीन विद्वान हमेशा कहीं न कहीं ला को किससे अटैच करेंगे? ईश्वर से। अब इनका वाक्य देखिए। हाँ, ये भाई ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के दार्शनिक थे? एक दार्शनिक थे और ये रोम के दार्शनिक थे। तो फिर एक बार बताइए, विधिशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन किस देश में हुआ? और प्राकृतिक विचारधारा का? नहीं, बताया गया है यूनान। और विश्लेषणात्मक का? इंग्लैंड। और आपका ऐतिहासिक का? जर्मनी। फिर आपका समाजशास्त्री का? जर्मनी। और यथार्थवादी का? अमेरिका। 5 क्वेश्चन याद रखें, फिर हम बता रहे हैं। विधिशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन रोम में होता है। फिर आपका प्राकृतिक विचारधारा का उद्भव यूनान में। ऐतिहासिक विचारधारा जर्मनी में। एनालिटिकल विचारधारा इंग्लैंड में। समाजशास्त्रीय फिर जर्मनी में। और रियलिस्ट थ्योरी अमेरिका में। कम से कम पाँचों छः क्या करना है? रट। आपका 5 और 2 7, 7 हो गया। तो सातों पॉइंट रट कर जाइए। एक बार तो दोनों बना है, आपका प्राकृतिक विचारधारा भी और विधशास्त्र भी। तो अल्पियन भी आपका कहाँ के रहने वाले थे? रोम के ही रहने वाले थे। और इन्होंने डाइजेस्ट नामक किताब लिखी, पूछा जा चुका है। और देखिए क्या कहा इन्होंने, आपका विधि शास्त्र मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान तथा उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। अर्थात इसका मतलब जूरिस्प्रूडेंस में हमें क्या पढ़ना है? तो जूरिस्प्रूडेंस हमें मानवीय बातों का भी ज्ञान कराता है और ईश्वरीय बातों का भी ज्ञान कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि विधिशास्त्र मानवीय बातों को, यानी कि मानव आपस में कैसे लेन देन करेंगे, आपस में कैसे आचरण दर्शाएंगे, समाज में मानव कैसा आचरण दर्शाएगा,
इसका भी अध्ययन जूरिस्प्रूडेंस में किया जाता है। और तुरंत आपका चूंकि दार्शनिक है तो कहाँ से जोड़ दिए, ऊपर वाले से, कि ईश्वरीय बातों का भी आपका अध्ययन किस में किया जाता है, जूरिस्प्रूडेंस में। आगे चलकर विद्वान इस पर अटैक करेंगे कि मानव तो सही है जूरिस्प्रूडेंस में, ये ईश्वर कहाँ से आ गया। और आगे चलकर जो जर्मी बेंथम है, सेवनी है, ऑस्टिन है, ये ईश्वरीय बातों को क्या करेंगे, बाहर, और केवल किस पर अटैक करेंगे, क्या अध्ययन किया जाएगा, मानव, मानवीय बातों का, ईश्वरीय का नहीं। लेकिन आपका और उचित और अनुचित, इसको हिंदी में दे देता है न्यायपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण, जस्ट एंड अनजस्ट। भाई इंग्लिश वर्जन याद रखिए, पूछा जा चुका है। जस्ट और अनजस्ट का विज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन करता है तो कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं, अर्थात कौन सी बातें जस्ट हैं, कौन अनजस्ट है, अर्थात कौन सी बातें उचित हैं, कौन अनुचित है, कौन सी बातें रिजु हैं और कौन अरिजु हैं, यानी कि कौन सी बातें फेयर हैं और कौन सी बातें अनफेयर हैं, ये मनुष्य को जूरिस्प्रूडेंस ये मने बताता है। यानी कि कोई मानव अगर जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन करता है तो वह समाज में उचित और अनुचित बातों को आसानी से ज्ञान कर सकता है कि ये बातें गलत हैं और ये बातें क्या हैं, सही हैं। इनकी जो परिभाषा है वह प्राचीन भारतीय मने परिभाषा से मिलती जुलती है। भारत में भी प्राचीन काल में ईश्वर से ही कानून को जोड़ा जाता था और अल्पियन की परिभाषा प्राचीन भारत से क्या खाती है, मेल। दूसरा विद्वान देखिए जो दार्शनिक है, सीसरो। ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन करिएगा, कोटेशन आया था पिछली बार सीसरो का। सीसरो ये कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो विधि शास्त्र है, वह विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। तो दार्शनिक पक्ष का मतलब क्या हुआ और क्यों आपका दार्शनिक लिखा गया है, थोड़ा इस पर गौर करिए। शुरुआती दौर में जो भी आपकी परिभाषाएं मिलेंगी उसमें विज्ञान शब्द का यूज न करके दर्शन का यूज किया जाएगा, क्योंकि विज्ञान को उस समय दर्शन ही ज़्यादातर माना जाता था। यानी कि यहाँ दार्शनिक मतलब कि साइंस की बात हो रही। रेस्ट ले लीजिए भाई, तब आपका संविधान चलेगा, कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे परिभाषा।